वेलकम फ्रेंड्स। तो हमारे इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर्स के रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमको इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ का जो अदर पार्ट्स हैं उन पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। तो अगर आप भी इस सीरीज़ से नहीं जुड़े हैं तो इस सीरीज़ से जुड़ जाएं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इस सीरीज़ में हम इम्पोर्टेंट और आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस तैयार करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है द सीक्वेंस ऑफ टेकिंग वाइटल साइन इन अ न्यू बॉर्न इन्फेंट इज मीन्स न्यू बॉर्न इन्फेंट जो होता है उसमें वाइटल साइंस लेने का सीक्वेंस क्या होता है। तो हमारे इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए TPR, बी PRT, सी RPT एंड डी RTP। तो यहाँ पर T का मीन्स होता है टेम्परेचर, P का मीन्स है पल्स और R का मीन्स है रेस्पिरेशन। तो आपको इन जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम बात करते हैं न्यूबॉर्न में कौन से वाइटल साइन का सीक्वेंस होता है। तो इसका हमारा आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी RPT, रेस्पिरेशन, पल्स एंड टेम्परेचर एंड देन बीपी तो हो उसमें उनमें लेंगे ही नहीं। तो RPT रेस्पिरेशन, एंड देन पल्स एंड टेम्परेचर, ये होता है वाइटल साइन का सीक्वेंस। अब हम बात करें हमारे अदर इसके एस्पेक्ट्स की जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें इन्फेंट में तो कितना होता है 30 to 60 बीट्स पर मिनट। 30 से 60 बीट पर मिनट होता है रेस्पिरेशन इन्फेंट में। अगर बात करें पल्स की तो पल्स होता है 120 to 160 बीट्स पर मिनट। और अगर पल्स का हम एक एवरेज देखें तो पल्स का एवरेज होता है 140 बीट्स पर मिनट। वहीं अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की तो रेस्पिरेशन का जो एक एवरेज होता है वो होता है हमने बात की थी रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन की बात की थी 30 to 60 ब्रीथ्स पर मिनट था वो। तो ये एक एवरेज होगा 40 ब्रीथ्स पर मिनट रेस्पिरेशन, और 140 बीट्स पर मिनट ये हमारा होगा पल्स, एक एवरेज। अगर बात करें टेम्परेचर की तो टेम्परेचर होगा न्यूबॉर्न में वो होगा 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस, ये होगा न्यूबॉर्न में टेम्परेचर। और टेम्परेचर लेने की मोस्ट कॉमन साइड क्या होगी, मोस्ट कॉमन साइड होगी एक्सिला, जिससे टेम्परेचर लिया जाता है। न्यूबॉर्न में कभी भी ओरल टेम्परेचर नहीं लिया जाता। ओरल टेम्परेचर जो होता है वो लेस देन 6 ईयर के चाइल्ड्स एंड इन्फेंट्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ है। वहीं अगर बात करें पल्स की मोस्ट कॉमन साइड, तो जो पल्स होती है उसकी मोस्ट कॉमन साइड होती है एपिकल पल्स या एपिकल पल्स। अब एपिकल पल्स कहाँ पर होती है और इसे कैसे लेते हैं, तो ये होती है 5th इंटरकोस्टल स्पेस पर। वो भी किस एरिया में, इसका मेज़र कैसे करेंगे, तो ये होती है मिड क्लेविकुलर लाइन पर। 5th इंटरकोस्टल स्पेस पर मिड क्लेविकुलर लाइन पर ये होती है, जहाँ से पल्स मेजरमेंट करते हैं इन्फेंट्स का। अब अगर हम बात करें फोर्थ की, तो फोर्थ वाइटल साइन जो होता है वो होता है बीपी। बच्चों में वो होता है 60/40 mm of Hg। तो
ये वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता चिल्ड्रंस में, लेकिन ये 60/40 mm ऑफ Hg इन्फेंट्स में होता है ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक जिसमें 60 होता है और डायस्टोलिक 40 होता है। पल्स प्रेशर की बात करें तो 60/40 मीन्स 60 - 40 मीन्स 20 mm ऑफ Hg पल्स प्रेशर होता है। बात करें नेक्स्ट हमारा जो वाइटल साइन आता है वो होता है पेन। पेन जो 5th वाइटल साइन के रूप में रखा गया है। तो पेन को मेज़र करने के लिए वेन ब्यूरर फेसेस स्केल होती है, जो पेन मेजरमेंट के लिए होती है, जो चिल्ड्रंस में पेन असेसमेंट के लिए यूज़ होती है। वहीं अगर बात करें SpO2 की, तो SpO2 जो होता है नॉर्मल होता है मोर देन 95% एडल्ट में, ये नॉर्मल होता है। वहीं अगर बात करें प्रीटर्म की, तो प्रीटर्म में होता है मोर देन 91%। वहीं बात करें साइनोटिक हार्ट डिसीजेज जो होती है, ऑक्सीजन की जो कमी वाली साइनोटिक हार्ट डिसीजेज जो होती है उसमें मोर देन 60% इज़ अ नॉर्मल वैल्यू। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। नॉर्मल प्रीटर्म में मोर देन 90% होना चाहिए। साइनोटिक हार्ट डिसीज़ वाले प्रीटर्म में मोर देन 60% होनी चाहिए। वाले बच्चों में मोर देन 60% होनी चाहिए, नॉर्मल होती है। बात करें कैपिलरी रिफिलिंग टाइम की, जो 7th चेक करते हैं वो करते हैं कैपिलरी रिफिलिंग टाइम। कैपिलरी रिफिलिंग टाइम को CRT से डिनोट करते हैं और यह होता है लेस देन 2.5 सेकेंड। मीन्स अगर कैपिलरी या फिर हम कहीं पर भी अगर इसको चेक करेंगे तो लेस देन 2.5 सेकेंड में वहाँ पर ब्लड वापस आ जाना चाहिए, ब्लड फ्लो बैक हो जाना चाहिए। तो ये कहाँ से चेक करते हैं, तो CRT जो होता है कैपिलरी रिफिलिंग जो टाइम होता है ये चेक करते हैं न्यूबॉर्न में जो साइड होती है वो साइड होती है स्टर्नम। न्यूबॉर्न में स्टर्नम से करते हैं और एडल्ट में करते हैं नेल बड से। यह था कैपिलरी रिफिलिंग टाइम। बात करें RBS की, RBS भी चेक करते हैं। तो इसकी साइट होती है नियोनेट में हील को प्रिक करके, मीन्स हील प्रिक नियोनेट में। एंड एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में होता है टिप ऑफ फिंगर। मैं आपको क्लियर लिख देता हूँ। इसकी साइट होती है RBS चेक करने की एडल्ट में टिप ऑफ फिंगर। एंड जो नियोनेट होता है, नियोनेट में होती है हील प्रिक, मीन्स हील में प्रिक करके, एडी में प्रिक करके चेक करते हैं RBS। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमने पॉइंट्स डिस्कस किए वो थे। मैं आपको एक बार फिर से गो थ्रू करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो हमने अभी बात की थी नियोनेट मीन्स न्यूबॉर्न में वाइटल साइन को लेने का क्या सीक्वेंस है। तो उसके लिए न्यूबॉर्न में जो करते हैं वो करते हैं RPT, रेस्पिरेशन, पल्स एंड टेम्परेचर। अब अगर बात करें कि रेस्पिरेशन जो होता है वो बच्चों में कितना होता है 30 से 60 बीट्स पर मिनट, और एक एवरेज देखें तो 40 ब्रीथ्स पर मिनट, ये ब्रीथ्स है। वहीं अगर बात करें पल्स की, तो पल्स होता है 120 to 160 बीट पर मिनट, और एक एवरेज देखें तो 140 बीट्स पर मिनट। पल्स लेने की मोस्ट कॉमन साइट होती है न्यूबॉर्न में, वो होती है एपिकल पल्स, जो कि लेते हैं 5th इंटरकोस्टल स्पेस एंड मिड क्लेविकुलर लाइन। वहीं अगर बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर होता है 36.5 to 37.5। मोस्ट कॉमन साइड होती है एक्जिला, और लेस देन 6 ईयर वाले बच्चों में ओरल टेम्परेचर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। अब बात करें BP की, तो 60/40 mm ऑफ Hg होता है। पेन की बात करें 5th वाइटल साइन होता है वान ब्यूरर फेसेस स्केल, इसके लिए चेक कर यूज़ करते हैं। SpO2 की बात करें तो नॉर्मल प्रीटर्म में होता है मोर देन 91%, और साइनोटिक हार्ट डिसीज़ वाले जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें होता है मोर देन 60%, जो कि नॉर्मल होता है। कैपिलरी रिफिलिंग टाइम की बात करें CRT लेस देन 2.5 सेकेंड होता है। वहीं अगर बात करें कहाँ से चेक करते हैं, तो न्यूबॉर्न में चेक करते हैं स्टर्नम से, और एडल्ट में चेक करते हैं नेल बड से।
अब बात करें आरबीएस की, तो आरबीएस जो कि रैंडम ब्लड शुगर होता है वो चेक करते हैं। इसकी साइड होती है एडल्ट में टिप ऑफ फिंगर, बट जो न्यूबॉर्न होता है उनमें अलग साइड होती है, न्यूबॉर्न में होता है हील प्रिक। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए ताकि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉल्ड 100 डे फीवर कफ। मीन्स इनमें से कौन सी डिसीज़ है जिसे 100 डे कफ के नाम से जाना जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए पर्ट्यूसिस, ऑप्शन नंबर बी मम्स, ऑप्शन नंबर सी ट्यूबरकुलोसिस एंड ऑप्शन नंबर डी क्रूप। तो आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए पर्ट्यूसिस। मीन्स जो पर्ट्यूसिस होता है उसे 100 डे कफ के नाम से जाना जाता है। अब अगर बात करें पर्ट्यूसिस के अदर नेम्स की, तो पर्ट्यूसिस का एक अदर नेम है वो है वूपिंग कफ, और एक नेम है जिसे जो कि आपको पता ही है, जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 डे कफ। पर्ट्यूसिस के 3 नाम है, वूपिंग कफ, 100 डे कफ या फिर पर्ट्यूसिस, ये 3 नामों से जाना जाता है। अब अगर इसके अदर हम एस्पेक्ट्स की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं वो होते हैं, ये किस में दिखाई देता है, सीन इन लेस देन 5 ईयर्स चिल्ड्रंस में दिखाई देता है। वहीं अगर बात करें इसके इंक्यूबेशन पीरियड की, तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है 7 से 14 दिन। 7 से 14 दिन इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो ड्रॉपलेट होता है, ड्रॉपलेट जो कि पार्टिकल्स होते हैं उनसे ये फैलता है। नेक्स्ट इसकी बात करें सीज़न, तो ये मोस्ट कॉमनली होता है विंटर सीजन्स में। अगर बात करें मोस्ट कॉमन इसके जो कि अब अगर हम बात करें इसके क्लिनिकल फीचर्स की, इसको CF से डिनोट करते हैं, या फिर साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसमें दिखाई देता है, इसमें स्टेज से दिखाई देती है, जिसमें कि फर्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है कैटेरियल स्टेज। अब कैटेरियल स्टेज कितने दिन की होती है, वो होती है लास्ट 10 डेज तक चलती है, ये 10 डेज तक चलती है कैटेरियल स्टेज। सेकेंड स्टेज होती है पैरेक्सिमल स्टेज। पैरेक्सिमल स्टेज जो होती है वो 2 to 4 वीक्स की होती है, लास्ट फॉर 2 to 4 वीक्स। थर्ड जो स्टेज होती है, अब अगर बात करें कैटेरियल स्टेज में हैकिंग, नाइट कफ, स्नीजिंग, कोराइजा दिखाई देता है। कफ भी होता है, स्नीजिंग मीन्स खांसी वाला जो हमारा छींक होती है वो भी हो सकता है, कोराइजा होता है, कफ होता है, ये सभी चीज़ें दिखाई देती है, सभी सीक्रेशंस इनमें दिखाई देते हैं। वहीं अगर बात करें सेकेंड जो हमारी पैरेक्सिमल स्टेज थी, पैरेक्सिमल स्टेज जो कि 2 to 4 वीक की थी, इसमें डीप हाई पिच्ड इंस्पिरेशन दिखाई देता है, डीप हाई पिच्ड इंस्पिरेशन, और इसे ही वूप कहते हैं, इसलिए इसे वूपिंग कफ भी कहा जाता है, क्योंकि पैरेक्सिमल जो इसकी स्टेज होती है 2 to 3 वीक्स की होती है, उसमें डीप हाई पिच्ड बहुत ही ज़्यादा डीपली वो इंस्पायरेशन पेशेंट सांस खींचता है, उसे वूप बोलते हैं, वूप जैसी आवाज़ भी आती है इसलिए उसे वूप बोलते हैं, इसलिए इसे वूपिंग कफ बोला जाता है। वहीं अगर बात करें थर्ड स्टेज की, तो थर्ड होती है कन्वर्जेंट स्टेज। कन्वर्जेंट स्टेज, जो कन्वर्जेंट स्टेज होती है वो होती है 1 to 2 वीक्स की। अब अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट इसका होता है, या इसका ट्रीटमेंट नहीं है, इसके पहले तो प्रिवेंशन करते हैं, तो प्रिवेंशन इसकी होती है DPT वैक्सीन। अब DPT वैक्सीन मीन्स DPT वैक्सीन का मीन्स क्या होता है, डिप्थीरिया,
पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस। तो इसमें से ये पर्ट्यूसिस को भी क्योर कर देगी, इसलिए प्रिवेंशन में डीपीटी वैक्सीन देते हैं। अब अगर बात करें इसके मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की, मोस्ट कॉमन जो इसका कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है ब्रोंको निमोनिया, अल्सो कॉल्ड एज ब्रोंको निमोनिया को और क्या कहा जाता है, रेस्पिरेटरी निमोनिया। ब्रोंको निमोनिया बोले या फिर रेस्पिरेटरी निमोनिया बोले, ये होता है इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिसीज़ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है, इसलिए इसमें ब्रोंको निमोनिया होगा या रेस्पिरेटरी निमोनिया होगा। ये था हमारा वूपिंग कफ या पर्ट्यूसिस या 100 डे कफ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है मम्प्स। जो मम्प्स होता है इसको अदर नेम है एपिडेमिक पेरोटाइटिस। एपिडेमिक पेरोटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें इसका होता किससे है, पॉजिटिव एजेंट क्या है, इसका पॉजिटिव एजेंट है आरएनए वायरस, जो कि पैरामिक्सो विरिडाई फैमिली से बिलोंग करता है। पैरामिक्सो विरिडाई फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि आरएनए वायरस होता है। अब इसकी अगर बात करें सीज़न की, तो सीज़न होता है विंटर सीज़न इसका भी होता है। एज की बात करें, किस एज को ज़्यादा ये अफेक्ट करता है, 5 to 9 ईयर्स की एज को ये ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर बात करें इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो इसका भी ड्रॉपलेट होता है। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर बात करें तो इसका होता है 14 से 18 डेज। फ्रेंड्स, ये स्लाइड्स पर जो भी आपको लिखा हुआ मिल रहा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे सीजन विंटर हो गया, एज 5 to 9 ईयर्स हो गई, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है ड्रॉपलेट हो गया, और इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 14 से 18 दिन। अब अगर बात करें इसके क्लिनिकल फीचर्स की, तो क्लिनिकल फीचर्स जो इसके होते हैं या फिर साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं वो 30 से 40% तो एसिम्टोमेटिक ये डिसीज़ होती है, एसिम्टोमेटिक होती है। लेकिन फिर भी अगर देखें साइन एंड सिम्टम, तो मोस्ट कॉमन जो साइन एंड सिम्टम्स होता है इसका वो होता है पेरोटाइटिस। पेरोटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ पेरोटिड ग्लैंड। पेरोटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ पेरोटिड ग्लैंड, जिसमें कि पेरोटिड ग्लैंड डैमेज होती है, इसलिए इसे एपिडेमिक पेरोटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कि पेरोटिड ग्लैंड डैमेज होती है। और इसका मोस्ट कॉमन कॉज भी, इसका मोस्ट कॉमन जो कि मोस्ट कॉमन कॉज भी पेरोटाइटिस ही है। मोस्ट कॉमन जो इसका क्लिनिकल फीचर्स है, मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर है वो भी पेरोटाइटिस ही है। पेरोटाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरोटिड ग्लैंड। अदर केस के जो कि साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं वो होता है ईआरएच। अब ईआरएच कहाँ पे होगा, ईआरएच उसी साइड का होगा जिस साइड की पेरोटिड ग्लैंड डैमेज है, तो वहीं पर ईआरएच भी दिखाई देगा उसी साइड। अब अगर बात करें कि इसमें और क्या अफेक्ट होता है, तो इसमें और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, जो होता है अफेक्ट ओवेरी, टेस्टिस, पेनक्रियास, थायराइड ग्लैंड, न्यूरॉन एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इतनी चीज़ें इसमें और भी अफेक्ट होती है। अफेक्ट ओवेरी, टेस्टिस, पेनक्रियास, थायराइड ग्लैंड एंड न्यूरॉन एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, इतनी अदर चीज़ें भी इसमें डैमेज होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती है, जो कि अदर नाम जिसका एपिडेमिक पेरोटाइटिस होता है। इसमें मोस्ट कॉमनली पेरोटिड ग्लैंड अफेक्ट होती है, और पेरोटिड ग्लैंड के अफेक्ट होने से उसी साइड का ईआरएच भी इसमें दिखाई देता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है ओर्चाइटिस एंड ओवेराइटिस। अब ये क्या होता है ओर्चाइटिस, जैसे कि हमने बात की कि इसमें टेस्टिस और ओवेरिस भी इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ओर्चाइटिस का मीन्स होता है ये मेल्स में होता है इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस, इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस। एंड वही बात करें ओवेराइटिस, तो ओवेराइटिस जो होता है वो फीमेल्स में होता है, और ओवेराइटिस में क्या होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ओवेरी। ओवेराइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ ओवेरी। तो ये चीज़ें दिखाई देती है। इसमें प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो प्रिवेंशन जो होता है वो होता है
मम्स वैक्सीन, क्योंकि प्रिवेंशन की बात हो रही है तो मम्स वैक्सीन इसमें प्रिवेंशन के रूप में यूज़ की जाती है। मोस्ट मेजर कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन तो अपन ने बात कर ली, ओर्चाइटिस और ओवेराइटिस होता है, लेकिन मेजर अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो अगर ओर्चाइटिस मीन्स टेस्टिस और ओवेरी दोनों इसमें अगर इन्वॉल्व है तो इसका मेजर कॉम्प्लिकेशन होगा इनफर्टिलिटी। ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप नोट डाउन कर ले, स्टार मार्क्स कर ले। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो है इसे टीबी, फ्रेंड्स इसमें आपके क्वेश्चन में अदर नेम से भी आपकी इन डिसीज़ को पूछ सकते हैं, इसलिए आप अदर नेम से भी इनके ध्यान रखें। टीबी को शॉर्ट फॉर्म में टीबी, इसको कोच डिसीज में अगर बात करें इसे किंग्स टच नेम से भी जाना जाता है। इसको टीबी, कोच डिसीज, किंग्स टच नेम से भी जाना जाता है। अब अगर बात करें इसका पॉजिटिव एजेंट, तो पॉजिटिव एजेंट होता है इसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, पॉजिटिव एजेंट होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। अब ये होता किस टाइप का है, तो ये होता है नॉन मोटाइल एक्यूट फास्ट बेसिलाई, एक्यूट फास्ट बेसिलाई। फ्रेंड्स हम जब भी माइक्रोबायोलॉजी और की क्लास लेंगे तब इन सभी बैक्टीरियाज के बारे में हम बात करेंगे और इनके बारे में जानेंगे क्या होता है नॉन मोटाइल, क्या कौन सा बैक्टीरिया एक्यूट फास्ट बेसिलाई होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसने डिस्कवर किया था इसको, तो इसको डिस्कवर किया था डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने, इसलिए इसे कोच डिसीज बोलते हैं। कब किया था, तो वो होता है 24 मार्च 1882, इसलिए 24 मार्च को क्या होता है, 24 मार्च को होता है वर्ल्ड टीबी डे। ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। सारा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चंस को क्लियर करके आएंगे और एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, इसलिए अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें। जैसे कि टीबी को डिस्कवर किया था डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने, इसलिए इसे कोच डिसीज बोलते हैं। वहीं अगर बात करें टीबी डे, वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसको डिस्कवर किया गया था 24 मार्च 1882 में, इसलिए 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। अब अगर बात करें कुछ इंस्टीट्यूट पूछे जाते हैं टीबी से रिलेटेड, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, तो कहाँ है NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। अब एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लिख लीजिए अगर लिख सकते हैं तो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस यह है बेंगलुरु में। अब अगर बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, इसे एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लिखना हो तो आप लिख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, यह है चेन्नई में। अब हमारा जो थर्ड है, तो थर्ड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीबी एंड रेस्पिरेटरी डिसीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीबी एंड रेस्पिरेटरी डिसीज। तो ये वाला हमारा जो सेंटर है ये हमारा कहाँ पर रहेगा, ये रहेगा न्यू दिल्ली। तो फिर से रिपीट करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बेंगलुरु, नेशनल इंस्टीट्यूट एंड रेस्पिरेटरी ट्यूबरकुलोसिस चेन्नई, एंड हमारा थर्ड जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिसीज, ये है न्यू दिल्ली में। ये सारे इंस्टीट्यूट आप टीबी से संबंधित ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो इसमें मेनली क्या अफेक्ट होता है, मेनली अफेक्ट लंग्स, जिसे कि पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। पल्मोनरी अफेक्ट होगा तो पल्मोनरी टीबी होगी। अब इसे अल्सो कॉल्ड एस, आपने सुना होगा पोर्ट्स डिसीज,
पोट्स डिसीज़ भी टीबी का ही एक दूसरा नाम है। पोट्स डिसीज़ इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पोट्स डिसीज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें स्पाइन एंड स्प्लीन भी अफेक्ट होते हैं, इसलिए पोट्स डिसीज़ बोलते हैं। एक अदर टाइप की और टीबी होती है जिसे बोलते हैं मेनिंजियल टीबी। मेनिंजियल टीबी इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें मेनिंजस क्या होती है? मेनिंजस अफेक्ट होती है। मेनिंजस होती है ब्रेन की लेयर्स, और कौन कौन सी होती है? ड्यूरा मैटर, पाया मैटर एंड एरेक्नोइड मैटर, ये 3 होती है, जो कि जिसमें सबसे दूर वाली होती है ड्यूरा मैटर, जो मिडल लेयर होती है दैट इज़ द एरेक्नोइड मैटर, एंड जो नियर वाली होती है जो कि ब्रेन से सीएनएस से एकदम सटी हुई रहती है उसे बोलते हैं पाया मैटर। तो ये 3 ब्रेन की लेयर्स होती है जिनमें अगर इन्फेक्शन टीबी का हुआ तो उसे मेनिंजियल टीबी बोलेंगे, जिसमें मेनिंजस अफेक्ट होती है। अब अगर बात करें इंक्यूबेशन पीरियड की, तो टीबी का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 मंथ टू 1 ईयर। अब अगर आपको फैक्ट पता है तो आप ये इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में भी बता देंगे, और ये भी बता देंगे कि टीबी का ट्रीटमेंट कितने दिनों तक चलता है। ये क्या फैक्ट है? टीबी का ट्रीटमेंट 6 मंथ तक इसलिए ही चलता है, या किसी पेशेंट में 8 मंथ तक भी चलता है, क्योंकि टीबी का इंक्यूबेशन पीरियड ही 1 मंथ टू 1 ईयर है। तो ये डिसीज़ एक लॉन्ग लास्टिंग है, इसलिए इसमें ट्रीटमेंट भी लॉन्ग चलता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट की अगर बात करें तो डायग्नोसिस होता है इसमें, आप सभी को पता है, मोंटॉक्स टेस्ट, जिसको अदर नेम भी है ट्यूबरकुलिन टेस्ट। मोंटेक्स टेस्ट को ही ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि कभी वो मोंटेक्स टेस्ट देता है और कभी ट्यूबरकुलिन टेस्ट देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक ही के दोनों नाम हैं जो कि डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं। वहीं अगर बात करें इसके अदर डायग्नोसिस टेस्ट की, तो अदर होता है इसमें चेस्ट एक्सरे, और एक और टेस्ट होता है, सबसे ये सेकेंड हुआ, एक और टेस्ट होता है वो हमारा होता है स्पुटम स्मीयर टेस्ट, जिसमें स्पुटम चेक किया जाता है, स्पुटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी। तो ये 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं। मोंटॉक्स टेस्ट या ट्यूबरकुलिन टेस्ट फर्स्ट होता है डायग्नोसिस के लिए, सेकेंड होता है चेस्ट एक्सरे, एंड थर्ड होता है स्पुटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी। साइन एंड सिम्टम्स भी अगर देखें तो इसमें कैसे बोलेंगे कि इसको टीबी है या फिर और कोई डिसीज़ है, तो इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, इसमें होता है परसिस्टेंट कफ, जो कि मोर देन 2 वीक्स तक हो सकता है, और कब तक चलता है? 3 वीक्स तक भी चल सकता है। अब अगर बात करें उसके साथ ही हिमेप्टाइसिस भी होता है। हिमेप्टाइसिस का मीन्स क्या होता है? इसमें स्पुटम स्मीयर करते इसीलिए है क्योंकि इसके जो बैक्टीरियाज हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से निकलकर स्पुटम में आते हैं और हिमेप्टाइसिस भी दिखाई देता है। हिमेप्टाइसिस मीन्स होता है ब्लड इन स्पुटम। हिमोप्टाइसिस भी दिखाई देता है। इसमें और क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं? आपने मोस्ट कॉमनली सुना होगा, इसमें वेट लॉस होता है, टेम्परेचर हाई रहता है। कितना हाई रहता है? मोर देन 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हाई रहता है इसमें। और स्पेशली लो ग्रेड फीवर कब दिखाई देता है? लो ग्रेड फीवर इन नाइट में लो ग्रेड फीवर दिखाई देता है। और एक चीज़ और इसमें दिखाई देती है, इसमें दिखाई देता है चेस्ट पेन। तो ये थे साइन एंड सिम्टम्स एंड अदर ट्यूबरकुलोसिस के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हमारा जो फोर्थ ऑप्शन रह गया है जो कि है क्रूप क्या है? क्रूप एक बच्चों में या चिल्ड्रंस नियोनेट्स में होने वाली बीमारी है, जिसमें क्या होता है? क्रूप इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसीज़। क्रूप इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसीज़, या ये कहें क्रूप इज़ अ ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीजेस या प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। क्रूप इज़ अ ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। कौन कौन सी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इसमें देखी जा सकती है? तो इसके लिए हम लिखते हैं मोस्ट कॉमन सीन किस में होता है? इन्फेंट्स में। देखिए इसमें मोस्ट कॉमन होता क्या है? इसमें मोस्ट कॉमन होता है एपिग्लोटाइटिस। एपिग्लोटिस जो हमारा होता है, जो कि नेक में होता है एपिग्लोटिस, वो एपिग्लोटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ एपिग्लोटिस होता है। और इसमें कौन कौन से टाइप होते हैं? ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, तो फर्स्ट टाइप तो हमारा एपिग्लोटाइटिस ही हो गया। सेकेंड जो है वो है एक्यूट लेरिंजो ट्रेकियल, मीन्स लेरिंग्स और ट्रेकिया भी इसमें अफेक्ट होते हैं। ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकस भी अफेक्ट होते हैं, मीन्स एक्यूट लेरिंजो, लेरिंग्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकस तीनों अफेक्ट होते हैं। इसलिए ये
जो होता है मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन होता है, मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन होता है नियोनेट्स में, जो कि क्रूप करवाता है वो होता है एक्यूट लेरिंजोट्रेकियल ब्रोंकाइटिस, क्योंकि ये 3 से 4 चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है। और हमने एपिग्लोटाइटिस की बात की, जो कि एपिग्लोटाइटिस अफेक्ट करता है मोस्ट कॉमनली। और एपिग्लोटाइटिस को मोस्ट सीवियर क्रूप भी बोलते हैं। मोस्ट सीवियर क्रूप अगर पूछे तो एपिग्लोटाइटिस। फ्रेंड्स, ये ऑप्शंस को आप, ये जो मैं पॉइंट्स लिखा रहा हूँ इन्हें आप नोट करते जाइए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और अगर मोस्ट कॉमन टाइप पूछे क्रूप का तो होता है एक्यूट लेरिंजोट्रेकियल ब्रोंकाइटिस, मोस्ट कॉमन क्रूप होता है, और मोस्ट सीवियर होता है एपिग्लोटाइटिस। और इसके बाद थर्ड जो होता है वो होता है बैक्टीरियल ट्रेकाइटिस। फोर्थ की बात करें तो स्पोस्मेडिक लेरिंजाइटिस, ये फोर्थ होता है। वायरल काज के लिए कौन जिम्मेदार? वायरल कॉज जो होता है, वायरल इन्फेक्शन जो होता है वो मोस्ट कॉमनली एक्यूट लेरिंजोट्रेकियल ब्रोंकाइटिस में दिखाई देता है। अब ग्रुप की बात करें तो कौन सी एज ग्रुप? मेनली तो मोस्ट कॉमन तो इन्फेंट्स में दिखाई देता है, लेकिन इन्फेंट्स में मोस्ट कॉमन लेस देन 5 ईयर्स या 2 से 5 ईयर्स के बच्चों में ज़्यादा दिखाई देता है। कोज की बात करें तो जो एपिग्लोटाइटिस का कोज था बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, एपिग्लोटाइटिस का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसमें कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी एंड हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल, ये फर्स्ट होगा एंड ये सेकेंड होगा, हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल होता है। वहीं अगर बात करें वायरल की तो वायरल से क्या होता है? वायरल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन क्या होता है? एक्यूट लेरिंजोट्रेकियल ब्रोंकाइटिस होता है। और इसमें कौन कौन से वायरस हो सकते हैं? पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप 2। और वहीं बात करें रेस्पिरेटरी सिंसियल वायरस। और थर्ड होता है हर्पीस वायरस फैमिली। तो ये हमारे एक्यूट लेरिंजोट्रेकियल ब्रोंकाइटिस एंड एपिग्लोटाइटिस, जो कि एक टाइप है क्रूप का, तो इनके कोज है और ये सभी हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, जो थर्ड क्वेश्चन है वो है द पुअर मैन्स मीट इज नोन एज, मीन्स पुअर मैन्स का, गरीबों का मांस किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए व्हीट यानी गेहूँ, ऑप्शन नंबर बी सीरियल्स, ऑप्शन नंबर सी पल्सेस एंड ऑप्शन नंबर डी जो हमारा होता है मेज यानी मक्का, पल्सेस यानी दालें। तो अब अगर बात करें पुअर मैन्स मीट में मोस्ट कॉमन क्या होता है? पहले तो आप ये बताइए। मीट में मोस्ट कॉमन होता है प्रोटीन, इसलिए यहाँ पर प्रोटीन से इसे रिलेट करके बताया गया है कि अगर आप मांस या मीट नहीं खा सकते तो गरीब लोग नहीं खा सकते, क्योंकि महंगी चीज़ है, तो वो क्या खाएं जो कि उनके मीट के बराबर हो या मीट के एक अराउंड हो। तो इसका हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, पल्सेस इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। जैसे कि बहुत प्रकार की दालें होती है जिनमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, इसमें ही सोयाबीन भी आ जाते हैं। अदर सोर्सेज की अगर बात करें प्रोटीन के, तो प्रोटीन के अदर सोर्सेज जो कि नॉनवेज सोर्सेज हैं, नॉनवेज सोर्सेज में जिसे कि नॉनवेज सोर्सेज को आप एक और नाम से जान सकते हैं, क्लास ए प्रोटीन के सोर्सेज। तो इसमें होता है एनिमल फूड, ऑल एनिमल फूड्स, मिल्क भी एक एनिमल फूड ही होगा। वहीं अगर बात करें फिश और एग एंड मीट, ये सभी होते हैं टाइप क्लास 1 प्रोटीन सोर्सेस या फिर नॉनवेज सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। वहीं अगर बात करें प्रोटीन, तो प्रोटीन के बारे में बात करेंगे तो प्रोटीन फैक्ट्री किसे बोलते हैं? हमारी बॉडी में प्रोटीन फैक्ट्री होता है राइबोसोम। ये हमारा सेल एंड टिश्यू से लिया गया क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीटेडली पूछा गया है। अगर बात करें बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन क्या होती है?
आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये होती है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड होते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन, दैट इज़ द अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड्स की बात करें तो दो टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं। फर्स्ट होता है अमीनो एसिड, दो टाइप के होते हैं। एक होता है इसेंशियल अमीनो एसिड एंड सेकेंड होता है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। अब जो इसेंशियल अमीनो एसिड होता है, इसेंशियल का मीन्स होता है कि ज़रूरी, नॉन इसेंशियल का मतलब होता है कि कम ज़रूरी, या फिर जो हमारा शरीर, हमारी बॉडी जिन अमीनो एसिड्स को बना लेती है उसे नॉन इसेंशियल बोलते हैं। लेकिन इसेंशियल जो हमारी बॉडी नहीं बनाती है, जो बाहर से लेने के लिए जिनको प्रीफर किया जाता है, जो कि लेना पड़ता है, यू हैव टू इन्वॉल्व योर डाइट दैट टाइप ऑफ अमीनो एसिड, दैट इज़ कॉल्ड इसेंशियल अमीनो एसिड। सो इसेंशियल के अगर हम नंबर की बात करें तो इसेंशियल होते हैं 9, एंड नॉन इसेंशियल की अगर हम बात करें तो नॉन इसेंशियल का नंबर जो होता है वो होता है 11। मीन्स 11 जो हमारी बॉडी सीक्रेट या बनाती है एंड प्रोड्यूस करती है, एंड जो इसेंशियल जो होते हैं जो बाहर से लेना होता है वो होते हैं 9। ये होते हैं अमीनो एसिड्स। अब अगर हम बात करें कि प्रोटीन हमें डेली लेना कितना होता है, डेली RDA रिकमेंडेड डेली अलावेंसेस, जो कि ICMR की गाइडेंस के अनुसार, ICMR क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इनके गाइडलाइंस के अनुसार रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस कितना होता है, कितना प्रोटीन एक एवरेज पर्सन को लेना चाहिए। तो ये होता है 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट। मीन्स 1 ग्राम 1 किलो बॉडी वेट के अनुसार हर पर्सन को लेना चाहिए। इसका एग्जांपल हम देख ले, जैसे कि मेल्स होते हैं, जो मेल्स के अगर बॉडी वेट है 60 kg तो उसे 60 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए डेली, तभी उसके रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस पूरा होगा। वहीं अगर बात करें फीमेल्स की, तो फीमेल्स का एक नॉर्मल वेट जो होता है 55 लेकर चलते हैं, तो फीमेल्स को 55 ग्राम प्रोटीन लेना होता है, क्योंकि 1 ग्राम पर 1 kg बॉडी वेट के अनुसार लेना होता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है, OBG के रिलेटेड है। प्रेग्नेंट वुमेन्स में कितना प्रोटीन लेना होता है, तो वो एक्स्ट्रा 23 ग्राम लेना होता है। वैसे वो 55 लेती है और 23 ग्राम अगर एक्स्ट्रा लेगी तो कितना हो जाए, 8 एंड 7 78 ग्राम लेना होता है। प्रेग्नेंट्स की बात हो गई। वहीं अगर बात करें लैक्टेटिंग की, तो लैक्टेटिंग का भी पूछते हैं, या तो वो पूछ लेते हैं कि एक्स्ट्रा कितना लेना होता है, या फिर वो पूछते हैं टोटल कितना लेना होता है। तो अगर एक्स्ट्रा की बात करें तो उनको 19 ग्राम एक्स्ट्रा लेना होता है। नॉर्मल 55 होता है और 19 अगर इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल कितना लेना रहता है, ये 4 एंड 74 ग्राम लेना होता है। टोटल 74 ग्राम लेना होता है और एक्स्ट्रा 90 ग्राम लेना होता है। टोटल पूछ सकते हैं या एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है द सॉल्यूशन यूज्ड टू डिसइंफेक्ट द बेड लिनन ऑफ HIV पॉजिटिव पेशेंट इज। मीन्स एक HIV पेशेंट है, उसकी बेड जो लिनन है उसको किस सॉल्यूशन से डिसइंफेक्ट करेंगे, इन्फेक्टेड रहेगी तो किस सॉल्यूशन से डिसइंफेक्ट करेंगे। तो आप एक चीज़ ध्यान, इसके हमारे ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर A डेटॉल, ऑप्शन नंबर B है लाइजोल, ऑप्शन नंबर C सेवलॉन एंड ऑप्शन नंबर D सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो HIV पॉजिटिव जो पेशेंट होगा उसकी जो बेड लिनन है उसको सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से डिसइंफेक्ट करेंगे। अब सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से HIV पर्सन की सारी चीज़ों को डिसइंफेक्ट किया जाता है। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब बात करें, अगर फ्लोर पर या लिनन या बात करें लिनन या फिर ब्लड के कांटेक्ट में
वहीं अगर बात करें अदर HIV इन्फेक्टेड पेशेंट्स से कोई ऑब्जेक्ट टच हुआ है तो इन सभी HIV से संबंधित चीज़ों को 5% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से डिसइंफेक्ट करते हैं। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, सोडियम हाइपोक्लोराइड 5% बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बार बार आता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एक्सिलरी एंड ओरल रूट इज, मीन्स एक्सिलरी और ओरल रूट के टेम्परेचर में कितना डिफरेंस होता है, वो भी फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 2 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डी 3 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ्रेंड्स जो ओरल एंड एक्सिलरी टेम्परेचर होता है उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का। अब इसके बारे में हम डिटेल में अगर बात करें तो एक एवरेज एडल्ट में बॉडी टेम्परेचर कितना होता है एवरेज एडल्ट का, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब एक्सिलरी टेम्परेचर कितना होता है, एक्सिलरी जो टेम्परेचर होता है वो होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर देन ओरल टेम्परेचर। मीन्स सारे जो टेम्परेचर्स होते हैं उन्हें फ़ारेनहाइट में ओरल टेम्परेचर से कंपेयर किया जाता है और उन्हें डिफाइन किया जाता है। तो एक्सिलरी टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर होता है किसे, ओरल टेम्परेचर से। वहीं अगर बात करें रेक्टल टेम्परेचर तो रेक्टल टेम्परेचर इज 1 डिग्री हायर देन ओरल टेम्परेचर। मीन्स जो रेक्टल टेम्परेचर होता है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हायर होता है किसे, ओरल टेम्परेचर से। तो ये ओरल टेम्परेचर को एक बेस मानकर उसके आधार पर दोनों को बांटा गया है या दोनों को डिफाइन किया गया है। अब अगर बात करें इनके बारे में तो एक्सिलरी जो टेम्परेचर होता है इसे सेफ माना गया है एंड नॉट एक्सपेंसिव, सेफ माना गया और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, बट इसकी जो रीडिंग होती है इज़ अ नॉट एक्यूरेट रीडिंग। देन ओरल एंड रेक्टल, मीन्स ओरल एंड रेक्टल से ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग ये नहीं देता है। वैसे तो यहीं से लेते हैं लेकिन ओरल रेक्टल से ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं देता है। और इसको लेने के लिए, एक्सिलरी टेम्परेचर को लेने के लिए जो पोजीशन होती है वो होती है लाइंग और सिटिंग पोजीशन। मीन्स सिटिंग पोजीशन या लाइंग पोजीशन में एक्सिलरी टेम्परेचर लिया जाता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है और सेफ भी होता है, लेकिन ये उतना एक्यूरेट नहीं होता है जितना कि ओरल और रेक्टल होता है। इसे लेते हैं 1 to 3 मिनट तक में ये टेम्परेचर दिख जाता है, जो कि थर्मोमीटर को प्लेस करके रखते हैं एक्जिला में, तो 1 से 3 मिनट में डॉट के साथ ये डिफाइन कर देता है कि कितना टेम्परेचर है। बात करें मोस्ट एक्यूरेट टेम्परेचर की तो मोस्ट एक्यूरेट जो टेम्परेचर होता है वो होता है रेक्टल। लीस्ट एक्यूरेट की बात करें तो लीस्ट एक्यूरेट होता है एक्जिला। एक्जिलरी टेम्परेचर बहुत ही लीस्ट एक्यूरेट होता है और मोस्ट एक्यूरेट जो होता है, मोस्ट एक्यूरेट होता है रेक्टल टेम्परेचर। अब अगर बात करें ओरल, ओरल जो टेम्परेचर होता है दैट इज़ द इजीली एसेसिबल होता है एंड इसमें भी पोजीशन वही दी जाती है जो कि एक्जिलरी टेम्परेचर चेक करते समय दी जाती है, लाइंग और सिटिंग पोजीशन। और इसे भी एक्जिला में जैसे रखते हैं उतना ही टाइम 1 to 3 मिनट तक प्लेस करके रखना पड़ता है। हमारी जो टंग होती है उसके पोस्टीरियर लोअर कंपार्टमेंट में बिहाइंड द टंग प्लेस करके रखना पड़ता है बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर को। अब अगर बात करें रेक्टल टेम्परेचर की तो रेक्टल जो टेम्परेचर होता है वो होता है मोस्ट एक्यूरेट टेम्परेचर, और लेकिन इसका एक कॉम्प्लिकेशन होता है। कॉम्प्लिकेशन इसका होता है ब्रेडिकार्डिया। अब रेक्टल टेम्परेचर का कॉम्प्लिकेशन ब्रेडिकार्डिया कैसे हो सकता है, इसका हम फैक्ट देखते हैं। ब्रेडिकार्डिया इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही रेक्टल टेम्परेचर हम चेक करते हैं तो वहाँ पर वेगस नर्व प्रेजेंट होती है। वेगस नर्व जो प्रेजेंट होती है उसका स्टिमुलेशन होता है, क्योंकि हम इनसाइड द रेक्टम थर्मोमीटर को प्लेस कर रहे हैं, तो स्टिमुलेशन ऑफ द वेगस नर्व एंड वेगस नर्व क्या करती है, ब्रेडिकार्डिया।
तो वेगस नर्व ब्रेडिकार्डिया कर देगी। इसका कॉम्प्लिकेशन होता है। इसका एक क्वेश्चन आता है कि एडल्ट में कितना इसे इंसर्ट करना है एंड इन्फेंट में कितना इंसर्ट करना है। तो एडल्ट में अगर बात करें तो एडल्ट में 1.5 इंच इसे प्लेस करना है, और वही बात करें इन्फेंट में तो इन्फेंट में 0.5 या आधा इंच इसे प्लेस करना है इनसाइड द रेक्टम। अब अगर बात करें टेम्परेचर्स की, तो हमने अभी बात की थी कि मोस्ट एक्यूरेट जो होता है रेक्टल, लीस्ट एक्यूरेट होता है वो होता है एक्सिलरी। और यहाँ पर क्वेश्चन में भी दिया गया है कि क्या उसमें अल्टर होता है ओरल एंड एक्सिलरी। तो ओरल टेम्परेचर, एक्सिलरी टेम्परेचर 1 डिग्री लोअर देन ओरल टेम्परेचर एंड रेक्टल टेम्परेचर 1 डिग्री हायर देन द ओरल टेम्परेचर। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको और किन किन टॉपिक्स पर और किस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और रिपीटेड MCQs चाहिए, और उनका डिस्कशन, फुल डिस्कशन मॉडल पेपर के अनुसार चाहिए। तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं, ताकि हम आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स को देखकर और भी ज़्यादा आपकी श्योरिटीज़ सिलेक्शंस की बढ़ा सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।